हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का क्वेश्चन पेपर यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें हमको एक्सप्लेन करना है अब क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55 आपका पाटलिपुत्र के लोकेशन से रिलेटेड है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। आपको मालूम होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपका उदयन। ये आपका ध्यान रखना है, एक डायनेस्टी थी। उस डायनेस्टी का नाम क्या था? ध्यान रखना है आपका, ये हर्यंका डायनेस्टी, या हिंदी में अपन को बोल देते हैं ये हर्यक वंश। हर्यंका डायनेस्टी या हर्यक वंश, इसके एक राजा हुए, उनका नाम क्या था? ध्यान रखना है आपको, ये उदयन। इसके राजा कौन थे? आपका ये उदयन। तो उदयन, इनका जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी कब की थी? आपका ध्यान रखना है, ये थी आपका 460 से लेकर के 444 बीसी की बात है, ये बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उस समय ये उदयन नामक जो शासक थे, इनके द्वारा स्थापना की गई थी पाटलिपुत्र की। और जो क्वेश्चन है वो पाटलिपुत्र की लोकेशन से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आंसर इसका बना कि नॉर्थ में इसके क्या थे? आपका गंगा रिवर, और इसका जो वेस्ट वाला पोर्शन है वहां पर क्या थी? आपका सोन नदी। मतलब यहां पर क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द मगधा किंगडम। मगधा किंगडम आपको मालूम है कि उस टाइम 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। उनमें से जो सबसे बड़ा या जो मोस्ट पॉपुलर था वो क्या था? मगधा जनपद या मगध जनपद। उसकी कैपिटल क्या थी? आपका पाटलिपुत्र। और जो पाटलिपुत्र है, इसको बसाने वाला या स्थापित करने वाला कौन था? ध्यान रखेंगे, उदयन। इनका जो पीरियड था ये क्या था? 460 बीसी टू आपका 444 बीसी के आसपास इनका किंगडम था। और इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन इस तरीके से है, ये इधर से आपका क्या जा रही है? आपका ये सोन रिवर है। ये कौन सी रिवर हो गई? आपका सोन रिवर। इधर से क्या रही है? आपका ये गंगा रिवर। ये गंगा रिवर इस तरीके से आगे बढ़ गई। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? ध्यान रखना है आपका, सोन रिवर, सोन नदी। अपन पढ़ते हैं ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है और आगे चल के बढ़ती है आगे। गंगा रिवर, गंगा का पूरा अपन जब रिवर वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको मिलेगा। तो इधर से आ रही है आपका गंगा रिवर, इधर से आ रही है सोन रिवर, और ये क्या है? आपका यहां पर पटना है। पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो वेस्ट वाला पोर्शन है यहां पर क्या है? आपका सोन रिवर है। इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है यहां पर क्या है? आपका गंगा रिवर। तो ये लोकेशन है आपकी यहां पर पाटलिपुत्र की लोकेशन। नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर जो 56 है ये रिलेटेड है किससे? ध्यान रखना, ये है रिलेटेड आपका नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, आपने कभी इनका नाम सुना होगा। ये जो क्वेश्चन है यहां पर, ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है हमारा, भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है नंदलाल बोस। तो सबसे पहले अपन जान जाते हैं यहां पर किसके बारे में? नंदलाल बोस के बारे में जानते हैं। ये होगा आपका नंदलाल बोस। ठीक, तो नंदलाल बोस ये क्या है? आपका चित्रकार है, पेंटर। ठीक है, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक, मतलब जो भारतीय स्टाइल है पेंटिंग का, उससे रिलेटेड व्यक्ति है ये नंदलाल बोस। और यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन विच ईयर नंदलाल बोस अ फेमस पेंटर हैड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन। तो यहां पर पहले अपने को जानना पड़ेगा शांति निकेतन। आपको मालूम है कि जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन कहां पर है? पहले अपन लोकेशन ले लेते हैं। तो आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अपन जाते हैं कहां पर? आपका ये कोलकाता। वेस्ट बंगाल में हम कहां पहुंच गए? कोलकाता। ये कोलकाता हो गया। कोलकाता के जब अपन नॉर्थ में जाते हैं तो यहां पर अबाउट 152 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता, यहां पर आपको मिलेगा क्या? ये है शांति निकेतन। ये हो गया यहां पर आपका शांति निकेतन। अब आपने नाम सुना होगा कि शांति निकेतन में ही आपका 22 दिसंबर, ये कब? आपका 22 दिसंबर 1901 यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई थी। स्टोरी में आइए। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम को किसने स्थापित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहां पर? शांति निकेतन में। कब? 22 दिसंबर 1901।
और ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है एक्चुअल में क्या था कि स्कूल था। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था आपका, एक स्कूल था। और आगे चल करके यहीं पर लगभग 20 साल के बाद, मतलब यहां से आपका 20 साल के बाद मतलब आपका क्या हो गया, ये 23 दिसंबर आपका 1921 यहां पर स्थापित हुआ आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की यहां पर स्थापना हुई, आपको ध्यान रखना है। मतलब सीक्वेंस देखिए, पहले क्या आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या चीज था, एक स्कूल थी। और आगे चल करके आपका 23 दिसंबर 1921 को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यहीं पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अभी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उसी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जो वहां पर एक था उसका नाम क्या था यहां पर, कला भवन। क्या नाम था उसका आपका, मतलब अलग अलग जैसे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसी तरीके से वहां पर आर्ट या कला का संकाय जो चलता था उसको किस नाम से जाना गया, आपका कला भवन के नाम से जाना गया। और इस कला भवन के ही जो प्रिंसिपल थे 1922 में नंदलाल बोस इसके प्रिंसिपल थे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर नंदलाल बोस अ फेमस पेंटर हैड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन, आपको ध्यान रखना है 1922। ठीक, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यहां पर, ये आपका रिलेटेड है किससे, आपका लोकसभा और विधानसभा, मतलब पार्लियामेंट लोकसभा आपका, और दूसरा आपका क्या स्टेट में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानसभा मतलब क्या हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपका सेंटर में क्या हो गया आपका लोकसभा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यहां पर 3 स्टेटमेंट दे दिया गया और ये किया जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आइए इसके एक एक स्टेटमेंट को यहां पर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया था कि आउट ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट in the Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 44 are reserved for scheduled tribes। मतलब ये बोल रहा है कि भाई आपको ध्यान रखना है, ये मालूम है कि अभी हमारे पास लोकसभा में कितना है अपने पास, ये 545। तो 545 में क्या होता है, जो 2 हैं ये तो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, एंग्लो इंडियन ग्रुप से संबंधित, ठीक है। तो इलेक्शन कितने का होता है, इलेक्शन कितने का होता है आपका, ये 543 का इलेक्शन होता है, इलेक्टेड पर्सन इतने होते हैं। अभी 543 में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका एससी कैटेगरी के हैं और जो एसटी हैं इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो एससी के लिए यहां पर क्या है आपका 84 सीट्स है, और एसटी के लिए यहां पर क्या ध्यान रखना आपका, ये 79 सीट्स है, ठीक है। ये आपका 79, ये आपका 47, ये कितना है आपका, ये 47 सीट्स है किसके लिए, आपका शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में क्या लिखा है 44 सीट्स फॉर एसटी, ठीक है। तो गलत है, 44 नहीं है, 47 है। इससे पहला स्टेटमेंट क्या हुआ यहां पर, रॉन्ग। सेकंड नंबर पे आते हैं कि ठीक है, डिसीजन ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व इज टेकन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो क्या ये सही है या गलत है, तो आपको ध्यान रखना है, यही यहां पर क्या है आपका सही है। और जो अगला वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे आपका डिलिमिटेशन कमीशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अपन परिसीमन आयोग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हम पढ़ेंगे डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन को यहां पर डिटेल कर रहे हैं, ध्यान देना। तो क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान रखना। जब हम परिसीमन आयोग के बारे में या डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा मैं कि कोई जो इलेक्शन या जो पार्लियामेंट्री एरिया है या असेंबली का एरिया है उसको डिटरमाइन करता है कौन, आपका डिलिमिटेशन कमीशन। मतलब कोई निर्वाचन क्षेत्र की जो भौगोलिक सीमा है और उसको रिजर्व रखना है या नहीं रखना है, ये काम किया जाता है किसके द्वारा, आपका परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, और थर्ड स्टेटमेंट फिर से आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है,
ठीक है, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको ध्यान रखना है परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। मतलब इसमें आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पर जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में 57 नंबर के क्वेश्चन में पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, केवल सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हो गया क्लियर। तो अब यहां पर देखिए आपका जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर की जाती है। परिसीमन आयोग का कार्य किसी निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमा को निर्धारण करना होता है, साथ ही वहां पर उसको रिजर्व रखना है या नहीं रखना है, ये डिसीजन भी आपका परिसीमन आयोग के द्वारा ही लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपका केवल थर्ड वाला या मतलब जो आपका कथन है ये मतलब पहला और तीसरा क्या यहां पर आपका रॉन्ग है, केवल स्टेटमेंट 2 यहां पर सही है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी हो गया क्लियर हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहां का क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए हजारों बार आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा इंडिया का कोई एग्जाम में जहां पर ये क्वेश्चन ना आया हो जो आप पहले पढ़ते थे, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, पहले आप क्या पढ़ते थे, 7 पढ़ते थे, लेकिन जो आपका 44 नंबर का अमेंडमेंट हुआ 1978 में, संविधान का 44वां संशोधन 1978, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके ला दिया गया कहां पर आपका संविधान के भाग 12 में सेक्शन 300A। तो वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसकी पोजीशन कहां पर ध्यान रखेंगे, संविधान का भाग 12 सेक्शन आपका 300A, यहां पर आपको रखा गया संपत्ति के अधिकार को, और ये केवल एक कानूनी अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या यहां पर हटा दिया गया है, आपको ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देखिए दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो यहां पर आपका ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। और दूसरा बोल रहा है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन रिकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, ऑलमोस्ट जो ये पेपर आया था तुलनात्मक रूप से थोड़ा कठिन लगा था। उसका कारण क्या था, इसके अधिकांश जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज प्रिंट कर लिया गया है। अधिकांश क्वेश्चन को मैंने देखा, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ये 59 नंबर का क्वेश्चन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उससे रिलेटेड आपका है ये, और इसमें अपने को बताना है कि इसका सही स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल मतलब आपका जलोढ़ मिट्टी। देखिए सबसे पहले तो आप जैसे कोई क्वेश्चन आपको देता है तो आपको एलुवियल सॉइल का क्वेश्चन है, तो एलुवियल सॉइल से रिलेटेड जितने पॉइंट आपके दिमाग में उस पॉइंट पर आप चले जाइए, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, ये हुआ आपका एलुवियल सॉइल या क्या हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। आपको मालूम है जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के अबाउट 40% पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एलुवियल सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 40% पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्दर्न प्लेन। ये अपन पूरा पढ़ते हैं, इसका विस्तार मुख्यतः कहां पर है, उत्तर भारत के मैदान में, क्योंकि यहीं पर जो आपका प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनका जो जोड़ मैदान बना हुआ है, या जो आपका रावी, झेलम, चिनाव, व्यास, सतलज, ये सब नदियों के द्वारा जो जलोढ़ इकट्ठे किया जाता है उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी में ध्यान रखना पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम मतलब चूना, इसकी क्या होती है अधिकता पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि पहला बोल रहा है दिस सॉइल इज फाउंडेड इन अबाउट 14%, रॉन्ग स्टेटमेंट, 14% नहीं, मोर देन 40% एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है
फास्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। 100% सही। आप 10th क्लास की एनसीईआरटी को उठा करके देखिए, उसमें आपको मिलेगा पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोल रहा है दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सॉइल तो क्या है आपका उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहां पर 59 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 60। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है ये रिवर की लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस नदी की लंबाई कितनी है उसके आधार पर इसको आपको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, हाँ घटते हुए क्रम में, सबसे लंबी से प्रारंभ करके सबसे छोटी तक का इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान देना कि जो रिवर है यहां पर रिवर की सबके अपन लेंथ ले लेते हैं। तो यहां पर लेंथ अपने को मिल रहा है जो सबसे कम लेंथ है। ये कम लेंथ किसकी मिल रही ध्यान रखेंगे भाई। नॉर्मली आपको मालूम है कि जो गोदावरी है, पहला अपन ने क्या ले लिया आपका ध्यान रखेंगे, ये गोदावरी रिवर, ये ठीक है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की जो लेंथ है यहां पर ये है आपका 1465 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये आपका ये कृष्णा रिवर। ये क्या हो गई आपका कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की लेंथ क्या हो गई आपका, ये हो गई 1400। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपका क्या, ये नर्मदा। नर्मदा की लेंथ कितनी हो गई यहां पर आपका, ये हो गया 1312। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्या आपका यहां पर महानदी। तो महानदी ये तो आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, इसकी लेंथ कितना पढ़ते हैं आपका 851। तो ओवरऑल यदि अपन देखें तो सबसे लंबी नदी में कौन है आपका, गोदावरी की लंबाई सबसे ज्यादा है, फिर कृष्णा है, फिर आपका नर्मदा है और उसके बाद आपका ये महानदी है। तो जितने भी रिवर हैं इनका ओरिजिन भी आपको ध्यान रखना है। आपको मालूम है गोदावरी का ओरिजिन कहां से है आपका, तो गोदावरी का ओरिजिन कहां है, त्र्यंबकेश्वर हिल्स नियर नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। ये हुआ आपका गोदावरी रिवर। उसके अलावा क्या पढ़ते हैं यहां पर आपका, ये कृष्णा रिवर हो गया, ठीक है। तो कृष्णा रिवर कहां पढ़ते हैं आपका, ये जो महाबलेश्वर हिल्स आपका ये पुणे के पास में है। तो महाबलेश्वर हिल्स महाराष्ट्र के ओरिजिन हुआ है किसका, कृष्णा रिवर का। उसके बाद आपका नर्मदा आपको मालूम है मध्य प्रदेश अमरकंटक से इसका ओरिजिन हुआ है। और ये जो आपका महानदी है ये तो छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि धमतरी के आपका सिहावा पर्वत से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट